गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने वर्ल्ड की 4 इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ देख लीं। भारत में बच्चों कुल 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं और सब जनजातियाँ जो हैं वो अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। यहाँ का जो सांस्कृतिक इनकी जो परंपराएं हैं, इनका जो भौतिक वातावरण है वो इनको सांस्कृतिक परिवेश को बनाए रखने में सहायक है। पर बच्चों क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, इनके रोज़गार के ऊपर ध्यान दिया। तो काफ़ी लोग काफ़ी जनजातियां जो हैं अपने आसपास के शहरों में जाकर के कंस्ट्रक्शन के वर्क में और दूसरे अन्य रोज़गार के कामों में जुट गए। यानी इनकी जो मेन इनका जो स्वरूप था, जैसे हमारे यहाँ जनजातियाँ जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों की रहने वाली हैं, पठारी क्षेत्रों में रहने वाली हैं, वनों में रहने वाली हैं, और वो उनका जीवन यापन का जो दशाएं हैं, उनकी जीवन यापन की भौगोलिक दशाएं वो सारी की सेम रही हैं। परंतु ये सारे परिवर्तन होने के कारण कुछ जनजातियाँ अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। पर बहुत थोड़ी सी, जैसे एक तमिलनाडु की जो टोडा जनजाति है वो बहुत ही कम है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, पर वो वर्तमान में बहुत सारे लोगों को मतलब विश्व की अनेक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि उनका एक विशिष्ट पहनावा होता है सर से लेकर के, और उनके ऑर्नामेंट्स डिफरेंट होते हैं और बहुत ही वाइट कलर काफ़ी यूज़ करते हैं। वो वाइट रेड कलर वाइट पे वोवन स्टाइल है उनका। ऐसे कुर्ग क्षेत्र की जाति है, उनके साथ भी इनका कल्चर मिक्स मिलता जुलता है आंतरिक भाग की। तो कहने का मतलब बच्चों, हमारे पास में वर्तमान समय में सब कुछ जो वैज्ञानिक संसाधन हैं, ज्ञान है, यातायात के संसाधन हैं या यातायात के साधन जो भी हैं, संचार के संसाधन हैं, इन सब से इनका संपर्क नहीं है। इसलिए उनको हमने सीधे जनजाति में डाल दिया। और भारत में लगभग 8.5 करोड़ लोग जनजाति की संख्या में आते हैं। अब बच्चों, जैसे हमारे ईस्ट में जो जनजाति थी भारत के, जैसे गारो, खासी, मिशी, मिकिर, नागा, कुको, चकमा, तो इनमें क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हुआ, पाश्चात्य देव यानी मिशनरी का इन्फ्लुएंस हुआ। तो ये लोग अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने के साथ साथ शिक्षा के अंदर भी जुड़ गए और वेस्टर्नाइज अडेप्टेशन इन्होंने कर लिया। इस तरह से इन्होंने अपने आप को मॉडर्न या आधुनिक संगीत और इंग्लिश कल्चर के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, पर स्टिल ये अपने आप को परंपरागत तरीके से ही ड्रेसअप करते हैं। भारत की यदि जनसंख्या गणना का स्ट्रक्चर को देखें या उसके स्वरूप को देखें, तो हाईएस्ट जो SC ST अनुसूचित जनजातियां हैं वो आपके मिज़ोरम में मिलती हैं, नागालैंड, मेघालय और लक्षद्वीप में मिलती हैं। तो भारत की कुल जनजाति का प्रतिशत जो है 12.33% जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में निवास करता है। और नागाज जो हैं बेसिकली जोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखें बच्चों, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, 31 डिग्री 7 मिनट से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 33 मिनट से 99 डिग्री ईस्टर्न देशांतर के मध्य ये फैले हुए हैं। इसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम सारे राज्य इसमें आते हैं। और इसकी जो मुख्य जनजातियां हैं, नागाज तो प्रमुख हैं ही, गारो, खासी जो मेघालय में है, मिशमी जो है अरुणाचल में है, मिकिर असम और नागालैंड में है, नागाज नागालैंड में है, कुकी भी नागालैंड में है, मिज़ोरम में है, चकमा खासकर आपके मिज़ोरम और त्रिपुरा के अंदर ये जनजाति देखने को मिलती है। अब बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत के हम यदि सारे क्षेत्रों को देखें, जनसंख्या अनुसूचित जनजाति आर्टिकल उसके अंदर देखें या भारत की और संरचना में देखें, तो जो आपके कोर्स में है वो गुज्जर, गद्दी, भूटिया और भील, गोंडा है ना, ये जनजातियां हैं। इसके अलावा जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स में आप GK के पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य जनजातियों के बारे में थोड़ा और देखें। अब मैंने नागालैंड का आपको बता दिया कि ये इस तरह की जनजातियां हैं। तो नागालैंड में बच्चों, नागालैंड मेघालय क्षेत्र में कुकी, लखेरी, चिन,
खासी और गारो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। कुकीज़, कूका कुकीज़, लखेरी, चिन, खासी और गारो। ओके, ये सारे के सारे कौन सी प्रजाति से संबंधित हैं? ये हैं मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। इसमें सिक्किम, दार्जिलिंग क्षेत्र भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और इस क्षेत्र में यहाँ लेप्चा जनजाति मिलती है। अब बच्चों नागालैंड के बारे में स्पेसिफिकली हम बताएं तो वो इस तरह से है कि नागालैंड जो है हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है, वो जो आपकी नागा पटकोई हिल्स जो हैं, पूरे पटकोई हिल के अंदर इसका आता है। ये आप डायग्राम में देखें, मैप के अंदर देखें। और इसमें मणिपुर और मिज़ोरम के पठारी भाग में, असम और अरुणाचल में नागा लोग रहते हैं। नागालैंड में सबसे ऊंची जो चोटी है, पटकोई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, 3826 मीटर है। और अन्य भाग नागालैंड का समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चिम में कोहिमा, जो इसकी राज्य की राजधानी है नागालैंड की, इसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी है जब्बो 2995 मीटर ऊंची है। अब इस प्रकार से बच्चों यहाँ बहुत सारी नदी घाटियाँ हैं, थिक फॉरेस्ट हैं, और नदी घाटियाँ जो हैं इसमें नदियों का प्रवाह बहुत तीव्र है, क्योंकि पूरे के पूरे हिल एरिया से नीचे मैदान की तरफ उतरती हैं। और इसमें चावल बहुत उत्पन्न होता है, बांस बेत के जंगल बहुत ज़्यादा हैं। यातायात इनमें पहले तो पूर्व में यातायात बिल्कुल नगण्य सा था, पर 90s और 2000 के बाद 2010 और 15 में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में यातायात मार्ग बने। अब यहाँ पूरा अरुणाचल से लेकर मिज़ोरम, त्रिपुरा, पूरा क्षेत्र अच्छे यातायात के द्वारा परस्पर जुड़ गया है। पर फिर भी यहाँ बरसात बहुत होती है, तो घने जंगल, विषैले कीड़े मकोड़े और हिंसक जीव जंतु इस क्षेत्र में मिलते हैं। अब बच्चों इसी में नागालैंड का जो दूसरा हाफ है वो है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का पर्वतीय क्षेत्र। वही पटकोई तो ऊपर हो गई हिल्स, अराकान पहाड़ियाँ मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में हैं, और निचला भाग योमा जो है नीचे आपके अंडमान निकोबार तक चला जाता है। परंतु हम नागा जाति की बात कर रहे हैं तो हम क्या याद करेंगे कि मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अराकान की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में इन्हीं नाग पहाड़ियों के दक्षिण में सारी कुकी, लशाई, लाखेर, चिन आदि जनजातियाँ रहती हैं। अब स्वर्ण सिरी नदी जो है, स्वर्ण जिसको बोलते हैं सोना, स्वर्ण सिरी नदी जो है अरुणाचल से उतरती है मेघालय के पश्चिम में, और अरुणाचल में डफला, मिरी, लापातियई और डिंगोह घाटी में गिलोंग, मिनियोंग, पद्मा और पांगी जनजाति उपवर्ग हैं। किसके? नागालैंड वाले के उपवर्ग, मतलब सब स्ट्रेन्स हैं रेसेस की। तो वापस से बोलूँ, अरुणाचल में डफला, मिरी, लापातई, डिंगोह घाटी में ये अलग आ गया, लिलोंग, मिनियोंग, पासी, पद्मा और पंगी जनजाति हैं। तो इस प्रकार से बच्चों पटकोई से लेकर के और पूरा जो बर्मा बॉर्डर तक है ये सारा का सारा, यानी बर्मा का नया नाम म्यांमार का जो बॉर्डर है ये पूरा नागा और उसकी उपजातियों से घिरा हुआ है। अब नागालैंड के जो निवासी हैं वो मैंने तुमको बता ही दिया, इंग्लिश बोलते हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग है। अधिकतर इन्होंने ईसाई धर्म को वो कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, पर फिर भी वेशभूषा से स्टिल अपना पहनावा वो ही रखते हैं। अब बच्चों नागा जो शब्द है ना, इसका विकास, उद्भव, ओरिजिन ऑफ नागा, देखो बच्चों नागा जो है कई विद्वान जो 90% मानते हैं जो नंगे रहते हैं, नंगे बदन बिना कपड़ों के, उसको माना है। जबकि कई लोग इसको नाग से जोड़ते हैं, सांप से जोड़ते हैं, क्योंकि ये सर्प की पूजा करते हैं। यदि आप महाभारत कालीन देखो तो महाभारत में उल्की जो थी अर्जुन की मदर, तो वो नागवंश से संबंधित थी। और कुछ लोग यहाँ के जो नागा पहाड़ हैं उससे इसको पर्वत से जोड़ते हैं। तो जो BS गुहा हमारे
प्रजाति भारत की प्रजातियों में सबसे मैंने तुमको पहले पूर्व में पढ़ा है कि इनका वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने इसको नागास को 5 भागों में बांटा और ये कहा कि नागा जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उसको हम नागा कहेंगे। उत्तर में रंगपर्ण कौंधक पहला वर्ग, दूसरा पश्चिम में रेस्मा रेंगमा और सेमा एंड अंगामीक। वापस बोलूं, रेंगमा सेमा और अंगामीक। मध्य में आओ लोहाता फीम चंग संथम और इम्स्तुर सुरुंग। दक्षिण में कच्चा कबाई और पूरब में तंखल और कैनियाक्यूंग। तो ये नागाओं के वीएस गुहा साहब ने डिटेल स्टडी करके भारत का जो स्पेसिफिक एटलस है बेटा, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है, जो एटलस आपका कोलकाता से प्रिंट होता है। तो इस प्रकार से बच्चों नागाओं का ये उद्भव हुआ। इनकी जो मेन इकनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कृषि, पशुपालन और आखेट। तो जो इनमें जो वर्ग बने ना बच्चों, ये रंगपर्ण है, कौंधक है, यदि इसको और डिटेल में देखें तो ये अपनी कार्य व्यवस्था के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हो गया है। मतलब कुछ तो जैसे आखेटी करते हैं, जो नदियों के सहारे मैदानों में रहते हैं, वो कृषि पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, क्योंकि ये कोलकाता और अंगम जो यहाँ के राजा है, जो नागालैंड असम साइड ईस्टर्न साइड में हुए हैं, म्यांमार तक जिनका राज्य फैला हुआ था, तो वो उस चीज़ में ये अपने आप को अन्य नागाओं जो प्रजाति उपवर्गों से उच्च मानते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना, कल हम नागा को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू के साथ।